वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट लगाते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो दोस्तों, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो कि बौद्ध साहित्य का भाग है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। विकल्प में दिए गए अन्य तीन आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों, आरंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य प्रकृति की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यापनीय निम्नलिखित में से किसका एक संप्रदाय था? तो दोस्तों, यापनीय संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह कुछ श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो दोस्तों, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए दंड दिया जाता था मृत्युदंड। व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में सबसे ऊपर राजा का न्यायालय था। पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय होता था। न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंठक शोधन। प्रत्येक न्यायालय में 6 न्यायाधीश होते थे। इनमें 3 विधि विशेषज्ञ तथा 3 आमत होते थे। दंड विधान कठोर होता था तथा अंग भंग की सजा दी जाती थी। इस समय मृत्युदंड का भी प्रावधान था। अशोक के काल में मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिनों की मोहलत दी जाने लगी थी। टैक्स चोरी के संबंध में इस समय मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। व्याख्या देखते हैं। सर सैयद अहमद खां पहले लेखक थे जिसने इस क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाला था। साथ ही इस विद्रोह के स्वरूप पर विचार करने वाले प्रथम प्रमुख व्यक्ति सर सैयद अहमद खां थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी वर्ष 1928 में। 1928 से पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। इसे स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय स्वतंत्रता संघों में से एक माना जाता है। भगत सिंह, योगेंद्र शुक्ल और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा।
व्याख्या देखते हैं। मनुष्य के बाल तथा नाखून केराटिन प्रोटीन का बना होता है। इसे स्केलेडी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। केराटिन बाल, नाखून, पंख, सींग, पंजे, खुर बनाने वाली प्रमुख संरचनात्मक सामग्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य स्थित है दरभंगा जिले में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा जिले में है। आप यहाँ पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति जैसे डालमेंटियन, पेलिकन, इंडियन डॉटर, बार हेडेड गुज और मार्बल टेल आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम उग्रवादी चरण जो कि 1885 से लेकर 1905 तक था, इस काल में एकमात्र भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षित करने के लिए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को पारित किया गया, जो 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को चुप्पी तोड़ो आवाज़ उठाओ अधिनियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है 7 वर्ष से ऊपर। भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा 7 वर्ष से ऊपर है, अर्थात 0 से 7 वर्ष तक की गणना साक्षरता दर के आकलन हेतु नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों पंख योजना लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उमियम झील या बाड़ापानी झील किस प्रदेश में है? तो दोस्तों उमियाम झील या बाड़ापानी झील स्थित है मेघालय राज्य में। व्याख्या देखते हैं। उमियाम झील मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक झील है। यह उमियाम नदी के जल को रोककर बनाई गई कृत्रिम झील है। इसके एक छोर पर बिजली घर है जो नगर को बिजली की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। वह कौन सा देश है बताना है जहां से सेवा का अधिकार की अवधारणा शुरू हुई थी। तो दोस्तों सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। व्याख्या देखते हैं। सेवा की अधिकार की
अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। सेवा का अधिकार नागरिक चार्टर का एक प्रमुख भाग है तथा इसके अंतर्गत राज्य को एक निश्चित समय सीमा के अंदर सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो दोस्तों वह वर्ष है 2023 तक। 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि 2023 तक भारत उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा।